मान लो मैंने ये गाड़ी 1 लाख रुपए में बना दी, अरे मान लो 1 लाख में बना दी, और इसको लोगों को बेचा, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों को बहुत मजा आया और मुझे आया और भी ज्यादा मजा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मतलब मुझे अपनी कंपनी को बड़े स्केल पर पहुंचाना है तो एटलीस्ट 1, 2, 10 नहीं 100 गाड़ियां तो बनानी पड़ेंगी। बट उन 100 गाड़ियों को बनाने के लिए एक में लगा 1 लाख, 100 गाड़ियों में लग जाएगा 1 करोड़, जो मेरे पास नहीं है। अब मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? या तो मैं लोन ले लूं, चलो 50 लाख का मान लो मैंने लोन ले भी लिया तो मैं 50 लाख का डेट ले लूंगा, डेट कहलाएगा एक लोन। बट अगर 50 लाख और चाहिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि मैं किसी इन्वेस्टर को जाके इंप्रेस कर दूं, जैसा लोग शार्क टैंक पे करते हैं। पैसे क्यों मांगने आया हो? अमन अभी अपनी सीट से उछाल के आपको हक करने वाला है। एंड ऑप्शन नंबर 2 कि मैं पब्लिक से पैसे मांग लूं। बट पब्लिक के पास जब मैं गया तो उन्होंने ये सवाल जवाब किए, आप मेरी कंपनी में 50 लाख इन्वेस्ट करोगे क्या? मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे 50 लाख के बदले मेरे कंपनी के शेयर्स। नहीं, मेरे पास 50 लाख तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप 1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो तब चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन इसका क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? आपको 3 तरीके से बेनिफिट मिलेगा, वीडियो में आगे मालूम भी पड़ेगा। अगर मेरे पैसे लेके भाग गए तो? नहीं, पैसे लेके आपके नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। नहीं, फिर तो मैं 1000 रुपये आपको दे सकता हूँ। मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करूंगा आपकी कंपनी में 1000 रुपये का। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर है तो मैं ये 1000 रुपये आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपको इस 1000 रुपए के बदले हमारी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अब जो मैंने सबसे पहली बार पब्लिक को अपनी कंपनी का ऑफर दिया कि कुछ पैसे आप मुझे दो, मैं आपको ऑफर में कुछ शेयर दूंगा, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ लॉन्च कर देना। जैसे तुमने सुना होगा कि पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था, जैसे नाइका का आईपीओ लॉन्च हुआ था और बहुत सारी फेमस कंपनीज का। इस आईपीओ से मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में फाइनली लिस्ट हो चुका हूं। अब हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज दिख रहे होंगे, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना था जहां पर पेपर पे वर्क होता था, बट नया 1992 में बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। खैर, हम लोग अपनी कंपनी पे फोकस करते हैं जहां ऑलरेडी 50 लाख का डेट यानी 50 लाख का लोन आ चुका है। अब अगर बचा हुआ 50 लाख इक्विटी में चाहिए, मतलब लोगों से शेयर्स खरीदवा करके ये पैसे चाहिए हमें, तो हम एक एक लोगों को जा करके तो कन्विंस करेंगे नहीं, जैसे हमने अंकल को किया। तो हम लोग यूज करेंगे ब्रोकर्स का। जैसे कोई भी सेकंड हैंड कार बेचने के लिए तुम जाते हो कई सारी वेबसाइट्स पे, जैसे कि स्पिनी, OLX या फिर Cars 24। यहां पर जाओगे, जब तुम अपनी डिटेल्स डालोगे तो बाकी लोग तुम्हारे कार की डिटेल्स देख पाते हैं और तुमसे कार खरीदते हैं। अब जिस पैसे पे खरीदते हैं उसी में से थोड़ा सा परसेंटेज वो ब्रोकर वाला ऐप या वेबसाइट ले लेता है। सिमिलरली उसी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी कई सारे ब्रोकर्स हैं। फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स एंड मैनी मोर। और इन्हीं ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स पे सारी कंपनीज लिस्टेड हैं विद ऑल द डिटेल्स। जैसे तुम्हें जब गाड़ी बेचनी थी सिंपल सी, तो तुमने उन वेबसाइट्स पर बहुत सारी डिटेल डाली होंगी कि गाड़ी का मॉडल क्या है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, कितने किलोमीटर चली है, पेट्रोल मॉडल है, डीजल मॉडल है और बहुत सारी डिटेल्स। उसी तरह से इन ब्रोकरेज वेबसाइट्स पे बहुत सारी डिटेल्स एक स्टॉक के बारे में पड़ी होती है, यानी एक कंपनी के बारे में, जो अगर मुझे अपना स्टॉक लोगों को खरीदवाना है तो मुझे भी डालनी होगी। तुम्हें स्टॉक किसी का खरीदना है तो तुम्हें वो डिटेल्स पढ़ने आनी चाहिए और बहुत कुछ जो तुम्हें जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज के स्टॉक मार्केट एपिसोड 1 में हम जानेंगे, बस इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूं जो सीरियस इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। अगर सीरियस हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। लेट्स डिकोड स्टॉक मार्केट व्हाइल अक्षय इज हियर। देखो, सबसे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ब्रोकरेज ऐप। मैंने एग्जांपल के लिए ग्रो ले लिया है और उस पर मैंने ले लिया है एक स्टॉक जो कि टाटा मोटर्स का है, बड़ा फेमस स्टॉक है। अब इसमें कई सारी डिटेल्स दिखती हैं। अब इन्हीं डिटेल्स को हमें पढ़ने यानी समझने आना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर तुम्हें और कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, ये 3 बेसिक चीजें तो मालूम ही होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो जो स्टॉक है वो लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। फिर उसके बाद उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का और 10 ईयर का। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पी रेशियो, पीबी रेशियो और बाकी सारी डिटेल्स कैसी हैं, आज सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग विद नंबर 1 कि भाई ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है। देखो, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिससे मालूम पड़ता है कि किस कंपनी का पूरे स्टॉक मार्केट में कितना हिस्सा है, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। लार्ज कैप मतलब सबसे बड़ी कंपनियां, मतलब हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से टॉप 100, 1 से लेके 100 तक की टॉप कंपनीज कहलाती हैं लार्ज कैप। 101 से 250 कंपनीज कहलाती हैं मिड कैप, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा कम होता है। फिर उसके और नीचे जब जाओगे यानी 250 और इसके नीचे की कंपनीज, ये सारी कहलाती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। नंबर 2 रिटर्न्स, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर, 10 ईयर रिटर्न।
सारा कुछ तुम इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें मैं नूब नहीं बनाना चाहता हूं, प्रो बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं तुम्हें ये सारी डिटेल समझाऊंगा जो स्क्रीन पे दिख रही है। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स कि भाई स्क्रीन पे हमें दिख रहा है परफॉर्मेंस सेक्शन और फंडामेंटल सेक्शन। परफॉर्मेंस सेक्शन या ट्रेडिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक चीजें इसमें है, जैसे कि ओपन प्राइस मतलब जब मार्केट ओपन हुआ। देखो मार्केट हमारा सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक चलता है, तो सुबह 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ तो किस प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, मतलब क्या वैल्यू थी इसकी, वो हो गई। फिर प्रीवियस क्लोज यानी कल जब 3:30 बजे शाम को बंद हुआ होगा तो किस वैल्यू पे ये बंद हुआ, क्या वैल्यू थी जब मार्केट बंद हुआ, उसका स्टॉक प्राइस कितना था, वो हो गया हमारा प्रीवियस क्लोज। एंड वॉल्यूम ये होता है कि एक दिन के अंदर यानी 9:15 से 3:30 के बीच में कितना नंबर ऑफ अमाउंट ट्रेड हुआ, मतलब कितने पैसे, ये बाय और सेल दोनों मिला करके यहाँ पे अमाउंट दिख रही है। अब आओ फंडामेंटल सेक्शन पे, जहां सबसे पहले है मार्केट कैप, जिसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी पूरी स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, ये जो अमाउंट दिख रही है ना, ये है उस स्टॉक मार्केट में सिर्फ इस कंपनी पे लगा हुआ पैसा। मतलब इतना पैसा तो सिर्फ इस कंपनी पे पूरे स्टॉक मार्केट में लगाया जा चुका है। और मान लो 5000 लोग कन्विंस होके मेरी कंपनी, अरे भाई मेरी इस गाड़ी की कंपनी पे इन्वेस्ट कर देती है, तो मेरा भी इक्विटी अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 लाख, यानी मेरा भी मार्केट कैप 50 लाख हो जाएगा। बट अभी तो हुआ नहीं है, अभी और दूसरे पे विच इज पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो क्या है, बिल्कुल भी अंग्रेजी पे नहीं जाना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बस इतना देखो कि टाटा मोटर्स का पीई रेशियो कितना है, ₹8.65। कहने का मतलब कि टाटा मोटर्स के सिर्फ ₹1 के प्रॉफिट के लिए, मतलब उस कंपनी का ₹1 का प्रॉफिट करवाने के लिए लोग अपनी जेब से ₹8.65 देने को रेडी हैं। बट जब तुम महिंद्रा का देखोगे तो उसका पी रेशियो और ज्यादा है, कुछ 28.98, मतलब लोग और पैसे देने को रेडी हैं केवल ₹1 का प्रॉफिट करवाने के लिए। क्यों? क्या महिंद्रा वाले इनको फ्री में थार देंगे? बिल्कुल भी नहीं। समझने के लिए हमें देखना होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का एवरेज पी रेशियो क्या है। 23.98, मतलब एवरेज पी रेशियो ऑटोमोबाइल सेक्टर का, मतलब जिस सेक्टर की ये कंपनी है, ये गाड़ी की कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हुई। अब उस सेक्टर का पी रेशियो 23.98 है, मतलब लोग एवरेज उस सेक्टर में जब पैसा डालते हैं तो 23 पॉइंट समथिंग रुपीस देते हैं ₹1 का उस सेक्टर का प्रॉफिट करवाने के लिए, यानी हमें एवरेज मालूम पड़ गया। बट एवरेज से कम दे रहे हैं टाटा मोटर्स को कुछ ₹8 समथिंग, और एवरेज से ज्यादा दे रहे हैं महिंद्रा को 28 पॉइंट समथिंग, मतलब एवरेज से कम पी रेशियो अंडर वैल्यूड, एवरेज से ज्यादा पी रेशियो, लोग ज्यादा पे करने को रेडी हैं फॉर ₹1 प्रॉफिट, मींस द कंपनी इज ओवर वैल्यूड। देखो ये वाले सलमान खान को लोग ₹1000 देंगे स्टेज पे नाचने का, जबकि ये वाले सलमान खान को लोग 1 करोड़ देने को भी रेडी हैं। व्हाई? फर्क है वैल्यूएशन में, इसीलिए ये वाला सलमान अंडर वैल्यूड है और ये वाला सलमान ओवर वैल्यूड है। अब अगला आता है पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। बड़े बहुत सिंपल है, एग्जांपल से ले लो कि मान लो तुमने एक नोट्स बनाए, नोट्स बनाने में तुम्हें क्या लगा, तुम्हें लगा एक ₹20 की कॉपी और ₹5 की पेन। बट अगर तुम्हारे नोट्स एक टॉपर के हैं, अगर तुम एक टॉपर हो, तो तुम ये नोट्स आराम से ₹50 में तो बेच दोगे। तुम्हारा एसेट कितना था, लगा कितना, 20 + 5 ₹25 का ये एसेट था और बेच दिया 50 में। अब मार्केट कैप यानी मार्केट में वैल्यू कितनी हुई उसकी, ₹50। एसेट तुम्हारा क्या है, ₹25। 50 / 25 आया 2, तो ये जो आया 2, ये 2 ही है P/B रेशियो, मतलब लोग तुम पे कितना बेट लगाने को रेडी हैं। अब टाटा मोटर्स के केस में ये 2.16 आता है, मतलब लोग इनके मार्केट कैप को इनकी एसेट से 2x वैल्यूएबल मानते हैं, तभी तो 2.16 रेशियो का इन पर बेट लगाने को रेडी है। तो पीबी रेशियो भी अगर अच्छा रहेगा, मतलब कि उस कंपनी की अच्छी वैल्यू है। और पीबी रेशियो 1 से तो कम कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से कम हो गया, फॉर्मूले में देखो तुम्हें देखने मिलेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू उसके एसेट से भी कम हो जाती है। मतलब तुम्हारे वो जो नोट्स थे ना, वो जो तुमने ₹25 लगा करके बनाए, उससे भी कम में बिकेंगे, तब तो बेकार नोट्स हुए। उसी तरह से वो स्टॉक भी बेकार हुआ अगर पीबी रेशियो 1 से कम हो जाता है। अब अगला आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। समझाने से पहले ही बता दूं कि अगर मैं तुम्हें चाहता कोई ब्लफ डालना, कोई बेवकूफी बनाना, कुछ बेचना, तो मैं आकर के बोल सकता था कि अरे भाई मेरी एक स्कीम ले लो, मैं तुम्हें 5 स्टॉक बताऊंगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम खुद से स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनो। भाई सीखो, पढ़ना सीखो, ये बड़े बेसिक से टर्म्स हैं, तुम्हें लग रहे होंगे कॉम्प्लेक्स। सोचो ग्रो जैसे ऐप पे आ रहा है जिसको करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, तो तुम क्या उन करोड़ों में भी नहीं आना चाहते? देखो, सीखो, समझो, आओ चलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो में।
मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का डेट, फिर उसके बाद मैंने 50 लाख लोगों से रेस किए ना इक्विटी मार्केट में, यानी स्टॉक मार्केट में 50 लाख अगर रेस कर लिए, तो अब अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 50 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, मतलब जो मैंने लोन लिया वो, और उसके नीचे जितना मुझे लोगों ने दिया इक्विटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में, अब ये रेशियो आता है 1। बट ये रेशियो अच्छी कंपनीज का हमेशा 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि डेट और इक्विटी बराबर हो गए तो मतलब ही क्या है, 1 से कम रहेगा। जैसे टाटा मोटर्स के केस में 0.62 है, मतलब कि वहां पर उनके पास इक्विटी में लोगों का पैसा ज्यादा है और डेट, लोन्स, ये सारी चीजें कम है इक्विटी के कंपैरिजन में। अब अगला आता है आरओई, आरओई नहीं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है। मान लो मैंने लिया था 50 लाख टोटल लोगों से, अरे चलो 50 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट आती है, समझ नहीं आती, 1000 रुपए ले लेते हैं, मैंने उन अंकल से 1000 रुपए लिए थे इक्विटी के फॉर्म में, ठीक है। अब उन 1000 रुपए पे मैं कितना कमा पा रहा हूं, अंकल कितना कमा रहे हैं वो नहीं, वो तो उनका रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि 1000 रुपए मैंने अंकल से लिए, अब 1000 रुपए मेरे लिए इक्विटी आ गया, ये 1000 रुपए पे मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं, मान लो अगर मैं कर पा रहा हूं 200 रुपए, तो वो 20% होगा। जैसे टाटा मोटर्स के केस में 20.39% आता है। इसी तरह से अगर हम ये रिटर्न सिर्फ इक्विटी का ना निकाल करके इक्विटी प्लस डेट का निकालें, मतलब मैंने 50 लाख डेट में लिए थे लोन, मैंने 50 लाख इक्विटी लोगों से ली थी, अब दोनों मिला करके इन दोनों पर कितना रिटर्न मैं जनरेट कर पा रहा हूं, वो अगर निकाल ले किसी कंपनी का तो वो होता है ROCE, रिटर्न ऑन कंबाइंड इक्विटी, यानी पूरे पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। एंड ROCE भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ROCE हो या ROE हो, जनरली 20% से ऊपर तो होना ही चाहिए। अब अगला आता है EPS, यानी अर्निंग पर शेयर, मतलब अंकल ने मुझे 1000 रुपए कर दिए तो वो उस 1000 रुपए पे कितना कमाएंगे, पर शेयर पे लोग कितना कमाएंगे। अगर हमारे टाटा मोटर्स का देखें तो वो 75 है, मतलब टाटा मोटर्स के स्टॉक पे, पर स्टॉक पे हर एक इंसान 75 रुपीज तो कमाएगा। अब ध्यान से सुन लो कि मैं सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूं कि तुम इस बिगिनर्स वीडियो से ही बुल बन जाओ स्टॉक मार्केट के। कैसे, देखो अगला है डिविडेंड यील्ड, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड यील्ड एक परसेंटेज होता है, इसको भूल जाओ, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक गिफ्ट है जो एक कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को जब उसको कुछ प्रॉफिट आता है, मतलब कंपनी को कुछ प्रॉफिट आया तो वो थोड़ी थोड़ी टॉफी के नाम पे कुछ बांटना चाहेंगे, गिफ्ट के नाम पे थोड़े से अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को। अब ये डिविडेंड अमाउंट निकलती कैसे है, इस फॉर्मूले से, डिविडेंड यील्ड जो कि एक परसेंटेज होगा इनटू शेयर प्राइस डिवाइड बाय 100। जैसे अगर उन अंकल को मैंने प्रॉमिस किया हो कि मैं आपको 0.92% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से डिविडेंड्स यानी गिफ्ट दूंगा, तो वो कितना होगा बताओ, 0.92 इंटू मेरा स्टॉक मार्केट में प्राइस कितना था उस समय 1000 रुपए, इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 100, तो वो सिंपली आएगा 9.2 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें लास्ट दो वैल्यू जाननी है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू कि जब कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस डेट्स पर शेयर वैल्यू निकाली जाए, तो ये क्या आएगा, कुछ 300 आ रहा है हमारे टाटा मोटर्स का। बट फेस वैल्यू क्या है, इतनी कम सा नंबर, 2 है टाटा मोटर्स का, 5 है महिंद्रा का। ये होता है कंपनी जब अपने आईपीओ पे भी ना हो, उसके भी पहले हो, जब कंपनी बनाई जा रही है अकाउंटिंग वगैरह के लिए, वहां पर कुछ नॉमिनल सी वैल्यू लिख लेते हैं, तो उस नॉमिनल सी वैल्यू को 2, 5 या कोई भी नॉमिनल नंबर लिख दिया जाता है, इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, फेस वैल्यू और आईपीओ में जो वैल्यू होती है दोनों डिफरेंस बहुत है। जैसे कि महिंद्रा का 5 था फेस वैल्यू, बट जब वो स्टॉक मार्केट में लोगों के बीच आया आईपीओ में, तो उसकी अमाउंट 5 थोड़ी थी, 5 रुपए में थोड़े मिल रहा था, वो 400-500 रुपए का स्टॉक था। अब तुमने सारे पैरामीटर्स देख लिए हैं, बट जब तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उस कॉलेज की सिर्फ एक सीट चाहिए तुम्हें, लेकिन फिर भी वो एक सीट को लेने के लिए तुम पूरे कॉलेज को देखते हो कि कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी है, पूरे कॉलेज को। इसी तरह से हम स्टॉक मार्केट में, चाहे हमें एक स्टॉक लेना हो, एक म्यूचुअल फंड लेना हो या कुछ भी लेना हो, उसके लिए हम पूरे स्टॉक मार्केट को जज करते हैं कि क्या ये स्टॉक मार्केट हमें अच्छे रिटर्न्स दे भी पाएगा। इसके लिए बने हैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स। फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50, जहां पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं और उनकी परफॉर्मेंस को तुम ट्रैक कर सकते हो कि पिछले साल टॉप 50 कंपनीज ने कैसा किया, दिख रहा है, 5 सालों में पिछले कैसा किया वो भी दिख रहा है। सिमिलरली अगर तुम्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो हमारा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पुराना वाला, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, तो बना है सेंसेक्स, जहां पे टॉप 30 कंपनीज हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसको भी ट्रैक कर सकते हो कि पिछले 1 साल का रिटर्न कैसा है। और
5 साल का रिटर्न कैसा है। और जैसे ये निफ्टी 50 में 50 कंपनीज का ग्रुप है, जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनीज का ग्रुप है, सिमिलरली उसी तरीके से अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई तू अपने पैसे मुझे दे दे, अपने पूरे पैसे मुझे दे दे, और मैं क्या करूंगा, तेरे पैसे मैनेज करूंगा और डिसाइड करूंगा बंच ऑफ कंपनीज, चाहे वो 50 हो, 70 हो, 100 हो, मैं डिसाइड करके अपनी मर्जी से लगाऊंगा और प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से तू देख ले कि मैं इन इंडेक्स को बीट करता हूं। मतलब ये इंडेक्स तो तुम्हें 12-14% देंगे, मैं तुम्हें 20% दूंगा, गारंटी नहीं कर रहा हूं, बट मेरा प्रीवियस परफॉर्मेंस देख लो, 20% का है तो तुम्हें 20% मिल जाएगा मेरे बंच ऑफ स्टॉक्स के थ्रू। तो वो होता है एक म्यूचुअल फंड। यानी मैं अगर मान लो एक म्यूचुअल फंड हाउस हूं, फॉर एग्जांपल पारिक म्यूचुअल फंड अगर मैं हूं, मान लेता हूं खुद को, तो मैं तुम्हें कुछ 70-80 स्टॉक दूंगा और बोलूंगा कि मुझे पैसे दो, मैं इसमें लगाऊंगा, मैं इसको एक्टिवली मैनेज करूंगा, कब कौन सा स्टॉक लेना है, कब कौन सा स्टॉक बेचना है, तो मैं एक म्यूचुअल फंड बन जाऊंगा और मैं तुम्हें रिटर्न गारंटी करूंगा एज पर प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे एनालाइज करना है, कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, ये सब हम अपने अगले वीडियो यानी एपिसोड 2 में देखेंगे स्टॉक मार्केट के। अभी हम फोकस करते हैं कि वो अंकल ने जो मुझ पे पैसे लगाए थे, मैंने प्रॉमिस किया था कि आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो, वो कैसे कमा पाएंगे। नंबर 1, बाय होल्ड सेल। मतलब उन्होंने मुझसे 1000 रुपए में मेरा शेयर खरीद लिया था, अब इसको उन्होंने होल्ड किया और कुछ 6 महीने 1 साल बाद, मान लो 1 साल बाद उन्होंने इसको बेच दिया। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पार्ट, जहां सिर्फ एक दिन में नहीं, इंस्टेड एक दिन से ज्यादा में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है। बट दूसरा होता है ट्रेडिंग, जो होता है इंट्राडे बेसिकली। मतलब एक ही दिन के अंदर सुबह मार्केट खुला 9:15 पे, तभी कुछ खरीद लिया और आखिर में 3:30 से पहले उसको बेच दिया। अब उसमें प्रॉफिट कमाना होता है, ट्रेडिंग के अलग रूल्स हैं जो हम एपिसोड 3 में देखेंगे अपनी स्टॉक मार्केट सीरीज के। सब्सक्राइब मार देना उसके लिए। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन है कि जब मैं डिविडेंड कमाऊंगा तो भी तो मैं अंकल को पैसे दूंगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मेरी कंपनी ने, मेरी इस प्यारी गाड़ी की कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ करी और स्टॉक मार्केट में इसका स्टॉक प्राइस 10% से बढ़ गया 1 साल में, यानी वो 1000 रुपए का जो अंकल ने लिया था वो 1100 रुपए का हो गया। अब सिर्फ अंकल क्या 1100 रुपए कमाएंगे? नहीं, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि डिविडेंड भी दूंगा। किस हिसाब से? 0.92 के डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। अब फॉर्मूला लगाओ, 0.92 के हिसाब से ₹10.12 आ जाएगा उनका डिविडेंड अमाउंट, जो एज अ गिफ्ट मैंने प्रॉमिस किया था जो मुझे उनको देने पड़ेंगे। तो टोटल उनको मैंने कितने रुपए दिए? 1100 प्लस 10.12 यानी 1110.12। बट अंकल को ये पैसे उनकी जेब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो मैंने पहले ही बताया था ब्रोकर अपना भी तो कुछ परसेंटेज रखेगा। और इस केस को कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं ग्रो के ऑनलाइन कैलकुलेटर पे। यहां पर देखो 1000 रुपए का खरीदा, 1100 का बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस नेट आना चाहिए 100 रुपीज का प्रॉफिट। बट 14.02 के टोटल चार्जेस हैं, जिसमें 10 रुपए हमारा ब्रोकर ले लेता है यानी कि ग्रो, और उसके बाद नॉन ग्रो चार्जेस, कुछ टैक्सेस वगैरह है 4.02। बट जो बचेगा अमाउंट होगा 85 पॉइंट समथिंग। लेकिन अंकल की जेब में सिर्फ ये नहीं जाएगा, प्लस होगा उसमें वो गिफ्ट जो कि था डिविडेंड। तो 85 पॉइंट समथिंग में हमने हमारा डिविडेंड जोड़ा तो बन गया 96.1। अब ये 96.1 अंकल का हुआ प्रॉफिट। इसको इनकी प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1000 रुपए में ऐड कर दोगे तो ये रहा वो अमाउंट जो अंकल की जेब में जाएगा। लेकिन एक सेकंड, बीच में आ जाएंगी निर्मला ताई और ये टैक्सेस भी तो लगाएंगी। अब टैक्सेस कैसे लगते हैं, क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे अगले एपिसोड में। और स्टॉक मार्केट की सीरीज को बढ़िया से फॉलो करना, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना दूंगा। ये तो बस एक बिगिनर्स वीडियो था जिसमें मैंने तुम्हें काफी कुछ समझा दिया। अब जो भी पैरामीटर्स मैंने बताए उनको ध्यान से समझ लिया होगा तुमने। आई होप तुमने एक पेज पर नोट भी कर लिया होगा। और मैं बता दूं कि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म करते हैं, कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेस कैसे लगते हैं, सब कुछ। और हाँ, परेशान मत होना, क्योंकि पूरे नोट्स मैं इस वीडियो के हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, नोटिफिकेशन दबा देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड इन्वेस्टिंग की ये वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते मैं तुम्हें बता दूं कि आई विल मेक यू द बुल ऑफ स्टॉक मार्केट।